अभी भी मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है, अभी भी मोदी जी का पूरा दबदबा है और मोदी जी को कोई सलाह देने वाला नहीं है। राजनाथ सिंह को आगे लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि राजनाथ सिंह क्या कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो तो मैसेंजर भी नहीं है एक तरह से। राजनाथ सिंह को निर्णयों में कितनी उनकी सहभागिता रहती है ये हम सब जानते हैं। बहरहाल, आज प्रभात जी, आपने अपने फेसबुक पोस्ट पर मुझे ध्यान है कि आपने एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि भाई मोदी जी का ये जो काम करने का तरीका रहा है 10 साल का और आगे भी, आपको क्या लगता है ये क्या मेंटेलिटी है? क्यों देश को, भाई इस समय देश की जरूरत है कि जो बेरोजगारी इतनी भयंकर है, और मुझे तो लगता है कि बेरोजगारी की इतनी व्यापक समस्या है कि विप्लव की स्थिति आ सकती है। जितने बड़े पैमाने पे लोग परेशान हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। वहां राम मंदिर, रामलला की जो मूर्ति है उसके सामने मंडप में पानी भरा है। पुजारी कह रहे हैं कि भाई देखिए ये क्या हो रहा है। अयोध्या में गड्ढे सारे हो गए सड़कों पे। क्या ये तो ये भ्रष्टाचार है? तो बजाय इसके कि सबसे मिलजुल करके, सबका सहयोग लेके ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की समस्या को शिक्षा पे वो करने के, मोदी जी चाहते क्या हैं? क्यों सारी सत्ता अपने हाथ में क्यों वो रखना चाहते हैं? क्या चक्कर है? रामनाथ जी, एक बात तो ये है कि इससे पहले जो ये भाषण आपने अभी जो इसका सुनाया 31, उसी भाषण में उन्होंने ऑपोजिशन को भी संबोधित किया था। और ऑपोजिशन को जो संबोधित किया था उससे बहुत स्पष्ट उन्होंने एक लाइन खींच दी थी कि ये बात छोड़े कि देश ने ऑपोजिशन को कितनी मजबूती से संसद में लाकर खड़ा किया है, उससे अलग मोदी जी चाहते थे कि देश का ऑपोजिशन कितना रिस्पॉन्सिबल हो। और उनके मुताबिक देश का ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो अभी तक अपना रोल जिम्मेदारी से नहीं निभाती आ रही थी। ये उन्होंने उसी भाषण में स्पष्ट कर दिया और इससे एक तरह से उन्होंने एक सीमा रेखा भी तय कर दी कि मैं तुम्हें कहां तक बर्दाश्त करूंगा और क्यों नहीं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि तुमने अभी तक पिछले 10 सालों में, जबकि एक तरह से बहुत ही विपक्ष जो है बिखरा हुआ और बहुत ही कमजोर विपक्ष था, और ये पहली बार है कि मोदी जी भले ही उसको तीसरा टर्म अपना मान रहे हो, जबकि मैंडेट उनको नहीं है ये, और बाहर आके वो सदन के बाहर आके ये भी बोल रहे हैं कि एज इफ की पूरी जनता ने उनकी पॉलिसीज पर मुहर लगाई, जबकि ऐसा कतई नहीं है। हाँ। उसके बावजूद वो ताकीद कर रहे हैं उस ऑपोजिशन को जो दोहरी ताकत से इस बार संसद में जिसने मौजूदगी दर्ज की है, और लगभग लगभग उतनी ही सीटें हैं। अगर आप 240 और 234 की एक मुश्त ताकत को माने, तो इस बार ऑपोजिशन साथ में लड़ा ही नहीं है, उसने अपनी एकता दिखाई भी, एकजुटता दिखाई है चुनाव के दौरान भी, और अभी तक भी फिलहाल ममता बनर्जी के तो अपने थोड़े नाज नखरे रहेंगे, वो तो हमेशा रहेंगे, उसको तो इनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल से दो दो रूप हमेशा देखे हैं हमने मोदी जी के, और आपने भी जैसा कहा कि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो उस पर वो मौन रह जाते हैं। तो हमने उनके मौन रूप भी देखा है, बड़े बड़े मुद्दों पे मौन रूप देखे हैं, और हमने ये भी देखा है कि उन्होंने बोला कुछ है और किया कुछ है। उन्हीं में से एक बात जो है, आपने जो वो बाइट वो दिखाई और जो उनका ऑडियो आपने अभी सुनवाया, उसमें बड़ा साफ है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनसे अब देश क्या उम्मीद कर रहा है। अगर उन्होंने इस बार भी बिना मैंडेट के अपने आप को देश पर एक तरह से थोपा है, बिना संसदीय दल अपनी पार्टी के का अप्रूवल लिए बगैर भी, तो उनसे क्या उम्मीद है जनता को, इस पर उनका ध्यान नहीं। आज भी उनके निशाने पर ऑपोजिशन ही है, और 2014 से पहले ले जाएं, उनको कांग्रेस मुक्त चाहिए था भारत, उनको अब शायद ऑपोजिशन मुक्त भारत चाहिए है। तो आज भी उनका जो एक सोच का दायरा वही है कि सिंगल पार्टी डोमिनेशन हो, जिसमें विपक्ष ना हो, विपक्ष हो भी तो उनसे सवाल ना करे, और फिर उसी तरह से फिर आगे वो सदन की कार्रवाई अब चला सके।
करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और कमजोर हैं। और बात है कि मोदी जी कमजोर हैं, और मोदी जी की सारी ताकत यह है कि उन्होंने रूलिंग पार्टी में सारे दिग्गजों को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, टेम करके रखा हुआ है। चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, मतलब ड्राइंग रूम चर्चा में भले कुछ कहें ऑफ द रिकॉर्ड, या मोहन भागवत जो वहां से अभी बड़ी बड़ी शिक्षा नागपुर से दे रहे थे कि अहंकार नहीं होना चाहिए, तो लेकिन कुल मिला के मोदी जी की एक ही ताकत है कि बीजेपी को और संघ परिवार को उन्होंने टेम कर रखा। यानी किसी ने ये भी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई कि भाई पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो जाए, नेता तो हम चुने। मतलब मोदी जी ने चूंकि रायसीना हिल में अपने बिल्कुल पसंद की बैठा रखा है उन्होंने राष्ट्रपति, तो मतलब वो बीजेपी के नेता भी नहीं चुने गए संसदीय दल के, और उन्होंने जाके अपना दावा पेश कर दिया एज एनडीए लीडर है। प्रभात जी, अभी दीपक जी कांग्रेस के रोल को हाईलाइट कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि, और ऐसा लगता है कि इस पूरे उसमें राहुल गांधी एक तरह से विपक्ष के अघोषित प्रवक्ता बन के निकले हैं, और ये भी कह सकते हैं कि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और जैसा कि उनका कहना है कि वो सबसे सलाह करके उन्होंने इस तरह के वो किया है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने ये सही रास्ता चुना है अपोजिशन, क्योंकि ये भी संभव है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी औपचारिक रूप से भी हो जाएंगे, अब तो संख्या है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पे टकराव का रास्ता चुन के बुद्धिमानी का काम किया है, या जोखिम मोल लिया है? क्योंकि मोदी जी तो पार्टियां तोड़ने में माहिर हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं राहुल गांधी के साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई उल्टा हो जाए दाव। देखिए, बात अभी उल्टे और सीधे की उसके क्या परिणाम होंगे, शायद इस पर जोर नहीं होगा विपक्ष का कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, क्योंकि संख्या बल आज भी एनडीए गठबंधन के पास है। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इंडी गठबंधन जो है और इंडिया अलायंस जो है, वो कभी आगे बढ़कर उसने तो कभी स्टेक क्लेम करने की बात कही नहीं, वो तो राष्ट्रपति के पास गया नहीं। तो यानी कि इंडिया गठबंधन भी, जो राहुल गांधी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में भी, और हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि वो विपक्ष के नेता बने, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज की डेट में एक मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है स्पीकर का चुनाव। राहुल गांधी के जो बयान आए उसमें उन्होंने साफ कहा कि राजनाथ जी जब मिलने आए खड़गे जी से, कांग्रेस अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने ये बात कही कि भाई आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपना स्पीकर जो है नियुक्त कर रहे हैं, अपना चुन लें, लेकिन बस शर्त इतनी है कि डिप्टी स्पीकर हमारा हो। तो इसमें मेरे ख्याल से ये टकराहट का दांव नहीं है, ये अपनी बात का और अपने अस्तित्व को पहचानवाने का भी मुद्दा है कि अब हम बड़ी संख्या में हैं, हम ताकतवर, हम हैं पहले से ज्यादा, और हमारी बात भी सुनी जाए और आप हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवाल ये नहीं, अब ये देखिए, स्पीकर का अगर मान लीजिए चुनाव भी होता है, जो कि बिल्कुल साफ है कि अब होगा, सुरेश जी आ गए हैं मैदान में, और डिप्टी स्पीकर भी अगर ऑपोजिशन अपना खड़ा करता है, तब भी हार निश्चित है ऑपोजिशन की, जब तक कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की पार्टी ये ना तय कर ले कि नहीं भाई। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई संकेत मिला नहीं है, बल्कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार हो या नायडू, अभी तो वो जिसको कहते हैं ना रॉकिंग द बोट, अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पे वो केंद्र सरकार को, जब उन्होंने अपनी पूरी एक तरह से एक मुश्त खड़े हुए हैं उनके पीछे, वो किसी भी तरह से रॉक द बोट इस तरह से करेंगे। तो लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि सरकार को ये पता हो कि अब वो मजबूत स्थिति में है, और अब उनकी एक जिसको कहते हैं ना कि बस आप ही की चलेगी और किसी और की नहीं सुनी जाएगी, और जब आपका मन करेगा आप 100 सांसदों को एक हफ्ते में सस्पेंड करवा दोगे, शायद वो स्थिति ना हो। लेकिन टकराहट के ये मुद्दे अगर खड़े किए हैं विपक्ष ने, अगर इसको टकराहट माने भी तो ये संसदीय प्रणाली में ये अच्छे टकराहट के मुद्दे हैं, ये होते रहने चाहिए।
जो अगला सेशन आने वाला है या पार्लियामेंट में आगे हम जो साल 2 साल क्या देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह घेरेगा मोदी जी को, क्या बड़े मुद्दे होंगे? देखिए, अभी तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले असद भाई बोल रहे थे कि मुद्दे तो अभी आज भी मौजूद हैं। मुद्दे हैं बच्चों के फ्यूचर के, नीट एग्जामिनेशंस के, यूजीसी एग्जामिनेशंस के, जो कि कई रद्द हुए हैं। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का। जो ऐसा तो नहीं हुआ कि सरकार बदलने से बेरोजगारी खत्म हो गई है, बल्कि प्रोटेस्ट और बेरोजगारी के साथ साथ अब तो अब एग्जाम नहीं लेने की एक अलग परंपरा चल गई है, पेपर लीकेज की अलग परंपरा चल गई है। ये इससे क्या बेरोजगारी तो नहीं खत्म होगी? दूसरी बात, जो दूसरा मोर्चा जब खुलेगा विपक्ष के लिए भी, जब और राज्यों में, दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे, और खासतौर पे महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में आगे क्या परफॉर्मेंस रहेगा दोनों गठबंधनों का, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि विपक्ष अपनी कैसी रणनीति आगे बना पाता है। अगर महाराष्ट्र चुनाव में मजबूती के तौर पे वापस एनडीए गठबंधन आता है, तब क्या स्थितियां होंगी, तब कुछ अलग स्थितियां होंगी। और अगर इंडिया गठबंधन बाजी मारता है तो अलग स्थितियां होंगी। तीसरा ये कि लेजिस्लेटिव मुद्दों पर, ये जो लेजिस्लेटिव मुद्दों संसद में, देखिए संसद में भी मनमानी चल रही थी, अपने अपने हिसाब से चलाया जा रहा था, सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा था अपनी मनमर्जी से। वो उस पर हो सकता है कि लगाम लगे। ये जो वॉइस वोट से बिल पास किए जा रहे थे और बिना डिबेट करवाए, महत्वपूर्ण बिल, वो जो है आईपीसी बदलने की बात हो, या यूएपीए के भी कानून में जब संशोधन हुआ था, उसमें भी वॉइस वोट और बिना डिबेट के, तो इन सब जो पहले जो ये सब कारस्तानी ये उतरी हुई थी सरकार, उसको, उस पर लगाम लगेगी। ये बहुत जरूरी है। और ये विपक्ष को ये बार बार ऐसे मुद्दे सड़क पर उतर कर भी और संसद में भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन अब वही है कि क्या वो मुद्दों को अब वो पकड़ पाएगी। जैसा कि असद जी ने भी कहा कि अभी जो बकरीद पर जो इस तरह के हंगामे हुए, जिस तरह की फिर से डिमोलिशन ड्राइव फिर से हो रही है और माइनॉरिटीज को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। अब यूपी के देखा देखी एमपी सरकार जो है नई बनी है, वो भी बहुत उग्र होती जा रही है माइनॉरिटीज को लेके। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये संसद में अगर रिफ्लेक्ट होंगे तब एक माना जाएगा कि हाँ, संसद में इंडिया गठबंधन या विपक्ष वाकई मोदी जी और एनडीए के खिलाफ एक मोर्चा लेके सही मायनों में खड़ा है, वरना स्थिति वही है जो पहले चल रही थी।